सुनल जाए। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। जी हाँ, आज कारगिल विजय दिवस पर हम उन्हीं आंखों की और उन प्रहरी की चर्चा करेंगे जिन्होंने कारगिल विजय दिवस को सफल बनाया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। बहुत लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश की रक्षा के लिए, जिसकी बदौलत आज हम लोग अपने अपने घरों में सुख शांति से आराम करते हैं। तो ऐसे में जब आज कारगिल विजय दिवस पूरा देश मना रहा है, इस अवसर पर आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं कैप्टन चंद्रशेखर सिंह को, और यह कारगिल युद्ध में भाग लिए थे और बहुत ही बखूबी उस युद्ध का लड़ा और उस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया, जिसे आज हम कारगिल विजय दिवस के रूप में जानते हैं। तो आइए हम बातें करते हैं कैप्टन चंद्रशेखर सिंह से। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं ऑनरी कैप्टन सिंह प्रथम बिहार रेजिमेंट के अंतर्गत सेना में कार्यरत था और आज मैं रिटायर करके अपने ग्राम ओझौल में और दरभंगा जिला में अनुश्रवण समिति के पद पर आसीन होकर अपने पूर्व सैनिकों के परिवार और समाज का सेवा कर रहा हूँ। मुझे गर्व है कि आकाशवाणी दरभंगा ने मुझे कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कुछ बोलने का अवसर दिया है। हम अपने श्रोताओं के लिए ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और किस तरह से आप मोटिवेट हुए, प्रेरित हुए सेना में जाने के लिए। हमारी प्रारंभिक शिक्षा हमारे ग्राम मध्य विद्यालय ओझौल से शुरू होकर जिला स्कूल दरभंगा और लास्ट शिक्षा हमारी इंटरमीडिएट की जहाँ तक मैंने पढ़ा कुंवर सिंह कॉलेज महाविद्यालय से हुआ। इसके अंतर्गत हमने देखा कि कुछ एनसीसी जस्ट लाइक ए सेना की वर्दी में लोग ट्रेनिंग करते थे। हमने सोचा कि काश मैं भी इस वर्दी में होकर के और भारत की सेना में भर्ती होकर के और देश की सेवा सरहद पर जैसे लोग सैनिक लोग कर रहे हैं, काश मैं अगर भर्ती होता तो मैं भी इसी प्रकार से देश का सेवा करता। और इस प्रकार से नाम जो मैं कई अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ता था तो हमारी जिज्ञासा बढ़ी थी कि मैं भी सेना में जाकर के कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मेरा भी नाम देश स्तर पर याद किया जा सके। तो आपने कॉलेज के दिनों में एनसीसी ज्वाइन किया? जी हाँ, मैंने कॉलेज के समय में क्लास बी और क्लास सी दोनों सर्टिफिकेट प्राप्त किया। एनसीसी सर्टिफिकेट आपने पाया, उसके बाद आप सेना की तरफ आपका रुझान और बढ़ गया। और जब आप सेना में भर्ती हुए तो आपकी सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ थी और उस समय आपके मन में क्या भाव और विचार था देश की सेवा के लिए? जब मैं सेना के अंदर में भर्ती हुआ तो 11 से 13 महीने की ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर पटना बिहार से हमारी प्रथम पोस्टिंग नागालैंड की ऊंची पहाड़ियों पर हुआ। उस समय 1985 के समय में यह कहा जाता था कि जो ट्रेन नागालैंड जाती है वो सैनिकों की वापस नहीं होती, क्योंकि उस समय नागा उग्रवादी काफी जोर शोर से भारत के पूर्वोत्तर भारत में उत्तेजित होकर के हमारे सैनिकों के साथ संघर्ष करते थे, उनकी आजादी की मांग थी। उस परिस्थिति में हम जब वहां पर गए तो हमें सामने दो विकल्प था कि एक तो अपने देश की सुरक्षा और समृद्धि और दूसरे कि नागरिकों की वो एक ऐसी दिशा में मोड़ा जाए जो देश की नागरिकता को समझ करके देश की सुरक्षा समृद्धि में अपनी समानता को ला करके वो देश के साथ काम करें और देश की मुख्य धारा में योगदान और देश के मुख्य धारा में उनका योगदान बढ़े। ये हमारा उद्देश्य था वहाँ पे नागालैंड के अंदर में। आज कारगिल विजय दिवस है तो हम श्रोताओं के लिए ये जानना चाहेंगे कि आप कारगिल युद्ध में जो भाग लिए उसमें आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी थी और कैसे ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी बटालियन एक कठिन क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में पोस्टेड थी और हमारा टास्क ही जैसे कि आप जानते हैं कि जे.एंड के अंदर में सेना का जो टास्क है काउंटर इंसर्जेंसी इलाके का कार्यरत है, जहां एनिमी पाकिस्तान और इंटरनल मिलिटेंट के साथ में सामना करते हुए कई हमारे देश के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ना। लेकिन दुर्भाग्यवश अप्रैल 99 के महीने में भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को आदेश मिला कि कारगिल के इलाके में जो बटालिक सेक्टर है उस इलाके में कुछ घुसपैठिए जो कि
आतंकवादी टाइप के हैं वो घुसपैठ कर लिए हैं, इनको वहां से खदेड़ देना है और उनको मारना है। इस उद्देश्य से हमारी बटालियन प्रथम बिहार और फर्स्ट नागा रेजिमेंट जो हमारे साथ थी, हमारे ब्रिगेड को टास्क मिला कि ये दोनों बटालियन के जवान और ऑफिसर्स वहां जाएं और इस चीज को देखें। लेकिन जैसे ही हमारी मूवमेंट कारगिल मार्केट तक हुई और हम निकलना चाहे, हमारे ऊपर लगभग 16-17 हजार फीट की ऊपर से, जैसा कि आपने युद्ध के दौरान सुना होगा टाइगर हिल, इन इलाकों पर पाकिस्तानी सेना कदम जमाए हुए थी और हमारे ऊपर हैवी आर्टी की सेलिंग और गन फायर किया गया, जिससे कि हम लोगों को बहुत देर तक यह सोचने पर मजबूर हो गया कि ये एक आतंकवादी का फायर नहीं हो सकता। बहुत सोच विचार के बाद हमारी बटालियन अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हम लोग बटालिक सेक्टर की ओर मूव किए और उसके बाद हमारे ब्रिगेड के और भारत सरकार के सुरक्षा गाइडलाइन के आधार पर हमारी बटालियन को वहां की पोजीशन के आधार पर एक दूसरे जगह पर पॉइंट 247, बटालिक, जुबैर, इन सब इलाकों के ऊपर 3 पंजाब उस समय वहां पर कार्यरत थी बटालिक सेक्टर में, जो काफी ऊपर से उन पर फायर और दबाव हो चुका था, काफी कैजुअलिटी जिनकी हो चुकी थी, उसको भी संरक्षण देना था, उसको भी सहायता करना था। इन सब टास्क मिला। हमारी बटालियन पूर्ण रूप से, जब हमारी बटालियन सौरभ कालिया, जो आपको बहुत ही निंदनीय भारतीय सेना की सबसे बड़ी पूर्ण क्षति मानी जाती है कि हमारे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के साथ पाकिस्तानियों ने जो व्यवहार किया वह पूरे अंतरराष्ट्रीय सेना के लिए एक कलंक था, जिसके बाद यह डिक्लेयर हो गया कि इसमें एनिमी जो है पाकिस्तान की सेना है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान। इसके बाद हमारा रणनीति चेंज हुआ और तब तक हमारे पीछे से सपोर्ट के लिए कई बटालियन, कई से वीर यशस्वी सैनिक इस युद्ध में अपने आप को शहादत दिए, लेकिन बड़े ही पौरुषता के साथ और अपनी वीरता को दिखाते हुए इन सैनिकों ने पाकिस्तानी बैंकर को ध्वस्त करके भारत के तिरंगा झंडा को वहां पे लहराया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना दहशत में आ गई। इतना ही न करते हुए हमारे बाएं फ्लैंक से 18 ग्रेनेडियर, जो कि आप विक्रम बत्रा का नाम जानते होंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा, जो उस समय के कैप्टन थे और जो बहादुरी के साथ, इतना ही नहीं, 3rd 11 GR के मनोज कुमार लेफ्टिनेंट जो कैप्टन कहलाए, मनोज कुमार पांडे जी, जो हमारे यूपी के शान थे, जिन्होंने लाइट मशीन गन के साथ ऐसा अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर जो आने वाला समय भी थर्राएगा। जो पाकिस्तानी इस चीज को याद करते हैं कि कैसा वो अफसर था, जो जांबाज था, जो जवानों से आगे वो लड़ता था और जिसने की पाकिस्तान को पस्त पस्त कर दिया। और इस प्रकार 8 जुलाई 99 तक यह युद्ध ऐसा घनघोर घटा के समान लड़ा गया, जिसमें तकरीबन 10,000 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बेशक पाकिस्तानियों ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन युद्ध के बाद हम लोगों ने हजारों हजार पाकिस्तानी डेड बॉडी को जेसीबी से कोड़ करके उनके लाश को दफनाया। यह अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में घृणित कार्य है, जिसको पाकिस्तान ने नकार करके सामने सभी देशों को दिखाया। इस प्रकार कारगिल युद्ध में हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के बीच में सहमति के आधार पर पाकिस्तान अपने आप को पराजय स्वीकार कर सफेद झंडा लगा करके वहां से अपने आप को विड्रॉल किया और कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को हमारा देश तिरंगा वो टाइगर हिल से लेकर के बटालिक सेक्टर और जुबैर हिल से लेकर के लद्दाख तक जिन जिन क्षेत्रों में पाकिस्तानी बैठे हुए थे, खाली करा करके हमारे भारतीय सेना अपने आप को स्थापित किए, जहां की आज रोड और सड़क का निर्माण हो गया है। आने वाले समय में पाकिस्तान की कोई हिमाकत नहीं है कि पुनः उस इलाके में आकर के हमारे देशवासियों को आंख दिखा सके।
हमारे सूरवीर और देश के जो प्रहरी हैं वह इतने चौकन्ना हैं कि अब तो मुश्किल ही नहीं असंभव है पाकिस्तान के लिए कि हमारे देश की तरफ दोबारा आंख उठा करके देखे। हम जानना चाहेंगे कि आप किस बटालियन? मैं प्रथम बिहार बटालियन रेजिमेंट यानी फर्स्ट बिहार रेजिमेंट के अंदर में था, और जिस बटालियन का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर शुरू होता है और आज वर्तमान में गालीवान की वो लड़ाई जो आपने चाइना के साथ वो कहानी सुनी होगी, गलवान घाटी, हाँ, जिसमें हमारे 16 बिहार के जवानों ने लड़ा था और 16 बिहार रेजिमेंट हमारा ही एक अंग है। उस रेजिमेंट के तहत हम उसके पूर्वज कहें, आप जन्मदाता कहें, और पुनः 16 बिहार के स्थान पर हमारी प्रथम बिहार बटालियन आज चाइना को आंख से आंख मिलाकर गालीवान घाटी पर जवाब दे रही है। मैं उस रेजिमेंट का एक पूर्व सैनिक। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप ऐसे बटालियन से बिलोंग करते हैं, और आपने जो आज हम पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और हमारे देश को पाकिस्तानी सैनिकों के चंगुल से कुछ हिस्सा जो कब्जा कर लिया था उसको छुड़ाया वापस भारत में, और हमारे भारत की शान जो जम्मू कश्मीर है उसको फिर से सिरमौर होने का मौका दिया। जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने और मर जाने में। यह संदेश आकाशवाणी दरभंगा स्टूडियो से गूंजता रहे, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ यहाँ कार्य करने वाले सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और भगवान उनके हर कार्यों में हमेशा विधि दें और ऐसी समता और सरसता उनमें कायम हो कि अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति समर्पित हों और दूसरों को भी इसके लिए जागृत करें। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे श्रोताओं को, और आकाशवाणी दरभंगा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। श्रोता